नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारी क्लास रहेगी इकाई विधि के बारे में। पिछली क्लास थी व्याख्यान विधि, उम्मीद करता हूँ आपने देखी होगी। मेरा प्रयास रहता है कि आपको जो क्लास है उसके साथ साथ ही आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। उस क्लास में जो व्याख्यान विधि हुई और आज की क्लास की इकाई विधि जो है वो ग्रुप में डाल दी गई है। आप दोनों विधियों को पहले वीडियो देख लीजिए, क्लास देख लें, उसके बाद पढ़ लें। डिटो आपको याद रहेगा, कंठस्थ रहेगा। ये मेरा पूरा प्रयास है और इसमें मैं सफल भी हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स को हाथों हाथ याद भी हो रहा है। एक नियमितता रखें, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ नियमितता रखने की। कल सुबह आपको लगभग कल सुबह या कल दिन में आपको उपसर्ग की मिल जाएगी और नेक्स्ट विधि की कल या परसों मिल जाएगी, यानी डेली एक आध क्लास आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो हम समय नष्ट नहीं करेंगे बल्कि सीधा चलेंगे इकाई विधि पर। देखिए, इकाई विधि जो है इसका जन्म जो हुआ वो आपको पता है गेस्टाल्ट, है ना, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के आधार पर हुआ। जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है उसके आधार पर इस विधि का जन्म हुआ। तो फिर इसका प्रवर्तक किसको कहा जाता है? आपको पता है H.C. मॉरिसन। किसको कहा जाता है? H.C. मॉरिसन। देखिए, क्लास देखें तो लाइक जरूर करें, ठीक है। क्लास देखकर जाना नहीं है, लाइक करके जाना है, ठीक है। कोशिश कीजिए हर वीडियो पे कम से कम 100 लाइक रहें विदाउट डिसलाइक। ये आप करोगे और बाकी काम मुझ पे छोड़ दीजिए, बाकी मैं संभाल लूँगा, ठीक है। तो प्रवर्तक है इसके H.C. मॉरिसन। बच्चे को, इसमें होता क्या है? इसमें होता है बच्चे को संपूर्ण, ठीक है, बच्चे को संपूर्ण जो होता है, संपूर्ण ज्ञान, बच्चे को संपूर्ण ज्ञान कराया जाए। इसका उद्देश्य बता रहा हूँ, कराया जाना चाहिए। बच्चे को संपूर्ण ज्ञान कराया जाना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर बच्चे को संपूर्ण ज्ञान कराया जाएगा तो फिर एक शिक्षक का स्वरूप कैसा हो जाएगा? अगर बच्चे को संपूर्ण ज्ञान कराया जाएगा तो फिर शिक्षक का स्वरूप कैसा हो जाएगा? शिक्षक का, बल्कि इसी में जोड़ देता हूँ मैं, अर्थात शिक्षक का स्वरूप जो होता है वो संपूर्णता होना चाहिए। शिक्षण का स्वरूप संपूर्णता होना चाहिए। सब चीजें साथ में लेकर चलिए। तो सर, साथ में लेकर चलेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। और क्यों सीखेंगे वो भी बताता हूं। देखिए, इसमें होगा क्या? इसमें बच्चों का संपूर्ण ज्ञान कराया जाना चाहिए, अर्थात शिक्षण का स्वरूप जो है उसमें संपूर्णता को साथ, मतलब टोटल जो है वो साथ में लेके चलना है, सिलेबस को, टॉपिक को। अब होगा क्या इसमें? इसमें होगा जो शिक्षा, जो विषय होता है बच्चों का ज्ञान, बच्चों का, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुई है थोड़ा ढंग से, इसीलिए इसको एक बार हम रिदम में ले रहे हैं। पहले लिख देता हूँ, इसीलिए बच्चों का ज्ञान, बच्चों को ज्ञान खंड। अक्सर हम समझते क्या है कि इकाई विधि का मतलब है पूरे सिलेबस को बांट दो, टुकड़े कर दो। ऐसा नहीं होता। टुकड़े तो करने पड़ते हैं, पूरे टॉपिक को बांटना पड़ता है, लेकिन उसके साथ क्या करना पड़ता है? संपूर्णता को साथ में लेकर चलना पड़ता है। कैसे? वो लिख रहा हूं मैं। बच्चे को ज्ञान खंडों में न करवाकर, बच्चे को ज्ञान खंडों में न करवाकर वर्ण पूर्ण रूप से, बच्चों को ज्ञान खंडों में न करवाकर पूर्ण रूप से देना चाहिए। पूर्ण रूप से देना चाहिए। तो पूर्ण रूप से फिर कैसे देंगे? देखिए, इसमें होगा क्या? इस विचार के तहत, इस विचार से प्रभावित होकर विषय वस्तु जो होती है, इस विचार से प्रभावित होकर विषय वस्तु को बड़ी, ज़्यादा छोटी भी नहीं, ध्यान रखें, ठीक है, बड़ी, क्योंकि यहाँ अक्सर आता है छोटी छोटी इकाइयों से बड़ी बड़ी इकाइयों में संगठित कर लेना। बल्कि ये लिखा हुआ कहीं की किताबों में है छोटी छोटी, वो भी सही है, देखिए, लेकिन सर या तो छोटी सही होगा या बड़ी बड़ी। देखिए, जो खंड होंगे वो तो होंगे छोटे छोटे, लेकिन बाद में कई खंडों से मिलकर एक इकाई बन जाती है। तो इकाइयों, बच्चों को ज्ञान खंडों में न करवाकर वर्ण पूर्ण रूप से होना चाहिए। और ये बात तो क्लियर यहीं पे हो गई। तो इस विचार से प्रभावित होकर,
इस विचार से प्रभावित विषय वस्तु को बड़ी बड़ी इकाइयों में संगठित करने की बात कही गई है। संगठित करने की बात कही गई है। ठीक है, अब मैंने कहा ना कि जो सिलेबस होगा उस सिलेबस को सबसे पहले तो खंडों में बांटा जाएगा, लेकिन वो खंड नहीं होते बल्कि उन खंडों को मिलाकर एक इकाई बनाई जाती है। और निश्चित रूप से इकाई बनेगी तो छोटी नहीं बनेगी, छोटा तो खंड होता है, और इकाई जो बनेगी वो बड़ी बड़ी इकाइयाँ बन जाएगी, 5-7 बड़ी बड़ी इकाइयाँ बन जाएगी। फिर उसके माध्यम से हम अगर उन्हें बच्चों को अध्ययन कराएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें बच्चों को कोई भी चीज़ जो होगी वो अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगी, है ना। चले साथ आगे चले। बच्चों को ज्ञान खंडों में न करवाकर वर्णन पूर्ण रूप से होना चाहिए। इस विचार से प्रभावित होकर विषय वस्तु को बड़ी बड़ी इकाइयों में संगठित करने की बात कही गई है। भाई आप बड़ी इकाई बनाओ, लेकिन पूरे सिलेबस को साथ में एक साथ देने का प्रयास करोगे तो वो समझेगा नहीं, तो उसे टुकड़ों में तो डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन डिवाइड जो है वो कैसे करना पड़ेगा, वो इकाई के रूप में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इससे लाभ क्या होगा बच्चों को, इससे लाभ क्या होगा। इससे लाभ ये होगा कि विद्यार्थी जो होगा, इससे लाभ ये होगा कि विद्यार्थी गिने चुने, ध्यान देवें, विद्यार्थी गिने चुने प्रश्नों का उत्तर पढ़कर ही जो परीक्षा पास कर लेता है, विद्यार्थी गिने चुने प्रश्नों का उत्तर पढ़कर ही परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता। बिल्कुल, मतलब जो गिने चुने प्रश्नों को पढ़कर जो परीक्षा पास कर लेता है ना, वो नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाता। अपितु उसे समग्र पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है। तो इससे उसमें ज्ञान का विकास तो होता ही है, नहीं होगा क्या? ज्ञान का विकास तो होगा ही होगा। भाई एक तो अपन 1 वीक सीरीज से पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते लास्ट में, अब क्या, तो सर उसमें भी इकाइयाँ बटी हुई होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, पूरी इकाई को कोई पढ़ता ही नहीं है। अच्छा, सपोज दैट उसमें भी अगर इस तरह से होता कि भाई गिने चुने प्रश्न याद कर लो, उससे क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा हम भी पूरा सिलेबस नहीं करते। लेकिन आजकल क्या है कि पास जो होना चाहते हैं वो तो राजा 1 वीक सीरीज, सम्राट वगैरह में पढ़ते हैं। लेकिन जिन बड़े की बात कर रहा हूँ, ये तो बच्चों के लिए है, लेकिन जिनको परसेंटेज बनानी होती है वो पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, पूरी इकाइयों को लेकर चलते हैं, उस इकाई का सार पूरा पढ़ लेते हैं। भले ही वो अंत में एक आध प्रश्न याद करें और वो एग्जाम में भी आ जाए, लेकिन एक बार हम क्या करते हैं कि पूरी इकाई को कंठस्थ करने का प्रयास भी करते हैं। तो इसका लाभ ये है कि विद्यार्थी जो गिने चुने प्रश्नों को पढ़कर पास हो जाता है, अब ऐसा नहीं होगा, अपितु उसे संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, गैस्ट्रॉल मनोविज्ञान के आधार पर इसका जन्म हुआ। एस.सी. मॉरिसन प्रवर्तक हैं। इसमें बच्चों को संपूर्ण ज्ञान कराया जाना चाहिए, अर्थात शिक्षण का स्वरूप कैसा होना चाहिए, संपूर्णता होना चाहिए। बच्चों को ज्ञान खंडों में न करवाकर वर्णन पूरे विषय वस्तु को इकाइयों में बांट लेना चाहिए, जिससे काफ़ी फायदा होता है। मिटा दूँ अब मैं, बाकी PDF डाल दी गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी, मिटा देता हूँ ये। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो शेड्यूल बताया गया उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे होंगे। ध्यान रखें, बाधाएं हजारों आएगी, घर में काम भी होंगे, लेकिन फिर भी आपको अब किसी भी कंडीशन पर स्टडी की नियमितता है वो छोड़नी नहीं। अगर आपने ऐसा छोड़ दिया तो याद रखें, सिलेक्शन के नज़दीक रहकर भी आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। ठीक है ना। देखिए आगे इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्न पत्र जब बनाया जाता है, प्रश्न पत्र संरचना में, इकाई विधि में जो प्रश्न पत्र संरचना की जाती है, यानी प्रश्न पत्र का निर्माण होता है, प्रश्न पत्र संरचना में प्रत्येक इकाई को बराबर महत्व दिया जाता है। यह भी बात सही है, बराबर महत्व दिया जाता है, क्लियर बात है, प्रत्येक इकाई को बराबर महत्व दिया जाता है। हाँ, जो बात मैंने बताई मैं लिख भी देता हूं। देखिए इकाई जो है, इकाई न तो पाठ्य पुस्तक का खंड है, न तो
पाठ्य पुस्तक का खंड है ना। इकाई न तो पाठ्य पुस्तक का खंड है और न ही स्वतंत्र पाठों की एक श्रृंखला, स्वतंत्र पाठों की एक श्रृंखला। बात समझ गए होंगे आप, बहुत सरल तरीके से क्लियर है भाई। ना तो वो मान लो एक लेसन है, ये भाई साहब पाठ नंबर 1 है, ना तो इस पाठ का ये पूरा पाठ है, इसका एक खंड, ये इकाई नहीं है, ना तो ये एक इकाई है, और ना ही इसी तरह पाठ 2 पाठ 3, ना ही कुछ पाठों का की एक श्रृंखला इकाई है कि टोटल 10 पाठ है, 3-3 पाठों की एक इकाई बना दी, ऐसा भी नहीं, बल्कि एक पाठ में, ठीक है, कई मतलब पहले मान लो 5 पाठ को लगभग 9 खंडों में बांट दिया, 9 खंडों में बांट दिया, और एक इकाई में कितने खंड शामिल कर लिए, 3 खंड शामिल कर लिए। तो इसलिए ये कहा गया कि भाई इकाई को इस आधार पे देखा जाता है कि उसमें सिमिलर जो चीज़ होती है ना, वो सारी चीज़ें एक साथ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इकाई न तो पाठ्य पुस्तक का खंड है और न ही स्वतंत्र पाठों की एक श्रृंखला है, इस बात को ध्यान में रखें। ये कुछ विधियां जो होती है वो थोड़ी सी बोरिंग होती है, जैसे व्याख्यान विधि बड़ी अच्छी थी, उसे पढ़ाने में, उसे एग्जाम्पल देने में बड़ा आनंद आता था, लेकिन कुछ विधियां ऐसी होती है जिसमें एग्जाम्पल जो होते हैं वो सेट नहीं बैठते, इसलिए वो थोड़ी हार्ड लगती है। हाँ देखिए, इस विधि का प्रयोग, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है भाई, पाठ्यक्रम। इस विधि का प्रयोग पाठ्यक्रम को संगठित करने में, पाठ्यक्रम संगठन एवं शिक्षण पद्धति दोनों में किया जाता है, दोनों में किया जाता है भाई। इसका प्रयोग पाठ्यक्रम संगठन में भी किया जाएगा और शिक्षण पद्धति दोनों में किया जाएगा, ठीक है ना। ये तो क्लियर है, पाठ्यक्रम संगठन करने के लिए इकाई विधि का प्रयोग किया ही जाएगा, साथ में शिक्षण पद्धति, भाई शिक्षण पढ़ाना कैसे है, किस तरीके से पढ़ाना है, तो वो भी इस विधि के द्वारा अगर हम पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से अपना सिलेबस भी जल्दी होगा, सिलेबस जो है वो बच्चों तक जितना अपन पहुंचाना चाहते हैं वो सारी चीज़ पहुंचेगी भी। और अगर हम मान लो आज, जैसे अक्सर टीचर्स करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, हाँ कई बार हम भी कर देते हैं कि मतलब पहला पाठ ले लिया, फिर 15वां पढ़ा दिया, फिर 13वां पढ़ा दिया, फिर दूसरा पढ़ा दिया। इससे ध्यान रखना, कहीं ना कहीं बच्चा डिस्टर्ब होता है और टीचर का सिलेबस जो होता है ना, वो सोचता है मैं जल्दी करवा रहा हूँ, बल्कि इसमें समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो एक क्रमबद्धता से चलना चाहिए, उसका फ़ायदा रहता है। इसीलिए मैंने आपको टाइम टेबल का शेड्यूल बताया है, ताकि आप भी जो हैं वो क्रमबद्ध तरीके से चलते रहें, उससे फ़ायदा होगा, है ना। देखिए, सामान्यतः जो पाठ्यक्रम होता है ना, उसे कितनी इकाइयों में बांटा जाता है, आपने पढ़ रखी है खैर। वैसे सामान्यतः पाठ्यक्रम को 5 या 6 इकाइयों में बांटा जाता है। ये बात भी क्लियर है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रहनी चाहिए, अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको इस विधि की सारी बातें आपके कंठस्थ हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें बात आती है, इसमें प्रश्नों का स्तर कैसा होगा, प्रश्नों का स्तर। तो देखिए, इसमें मैं कहता हूं वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, लघुतरात्मक होते हैं, अति लघुतरात्मक होते हैं, ठीक है, निबंधात्मक होते हैं, यानी मैं कह सकता हूं सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों को समावेश किया जाता है। उसका फ़ायदा भी होता है क्योंकि बच्चे को भाई वस्तुनिष्ठ और अति लघुतरात्मक से छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, बारीकियाँ निकल आती है। दूसरा, जो लघुतरात्मक होते हैं उससे किसी एक विषय, एक चीज़ के बारे में, एक वस्तु के बारे में पूर्णतः ज्ञान हो जाएगा। और निबंधात्मक इसलिए देते हैं कि भाई जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है, मान लो हिस्ट्री, पॉलिटिकल जैसे सब्जेक्ट हैं, सामाजिक हैं, तो उसमें उसको कारण, परिणाम, विशेषताएं, सारी चीज़ें पता है कि नहीं पता, जो भी विषय है, क्या वो विषय, जो भी मान लो घटना है, मान लो घटना में बात करते हैं, तो मान लो घटना पे उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या हुए, ठीक है, उसके मतलब जो जब घटना संपन्न हुई तो क्या क्या किस तरह से वो घटित, उसका क्रम क्या था। तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान करवाने के लिए हर प्रकार के प्रश्नों को समावेश किया जाता है। दूसरा,
इसका लॉजिक ये होता है कि सभी प्रकार के प्रश्नों से पता लग जाता है कि जो पाठ्यक्रम है ना, वो पाठ्यक्रम बच्चों तक संपूर्ण रूप में पहुंच गया है, संपूर्ण रूप में पहुंच गया है। हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर अगर बच्चा देने लग जाए, समझ लो आपने जो पढ़ाना था ना, यानी आपका इकाई में डिवाइड करना जो था, इकाइयों में बनाकर संगठित करना, खंडों को पहले विषय वस्तु खंडों में बांटकर फिर इकाइयों में संगठित करने का जो प्रयास था ना, वो सफल हो गया। और अगर मान लो बच्चा पूर्ण रूप से उत्तर नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कोई चूक जरूर रखी है। ठीक है, बोरिंग न समझे, हालांकि बोरिंग है। क्या लग गुरु जी बोरिंग है, बोरिंग समझे नहीं? हाँ है तो सही। मैंने जब नोट्स बनाने की कोशिश की तब भी मुझे थोड़ी बोरिंग लगी। व्याख्यान वगैरह, रेखीय विक्रमित अनुदेशन वगैरह, ये ऐसी विधियां जो है ना, ये बड़ी अच्छी थी। हाँ जी, अब देखिए कुछ 2-3 परिभाषाएं कर लें। हमने पिछले व्याख्यान विधि में भी जो है थॉमस रिस्क की परिभाषा, अध्यापक जो बोलेगा उसे सुनना पड़ेगा, ये रिस्क लेना पड़ेगा, है ना, तो ऐसी परिभाषाएं ली थी। अभी भी मैं एक थॉमस रिस्क की परिभाषा बता दूंगा। वो क्या है कि इकाई किसी समस्या इकाई जो है किसी समस्या या योजना से संबंधित इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित होने वाली इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित होने वाली क्रियाओं की समग्रता, इकाई की समस्या या योजना से संबंधित होने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। समग्रता या एकता को प्रकट करती है। ठीक है, ये परिभाषा है रिस्क की। ये परिभाषा किसकी है? रिस्क की है। क्या होता है? इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित होने वाली, भाई इकाई किसी समस्या या फिर कोई योजना होती है, ठीक है, योजना तो होती है बच्चे तक संपूर्ण ज्ञान पहुंचाना, से संबंधित होने वाली जो क्रियाओं की एकता को प्रकट करती है रिस्क। यानी अगर आपको रिस्क लेना है तो आपको एक होकर लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क लेने में एकता दिखाओगे तो उसका फायदा होगा। अगर मान लो बिछड़ के रिस्क लोगे तो कहीं मारे गए तो कोई हेल्प भी नहीं करेगा। इसीलिए एकता का परिचय दें। कभी भी रिस्क लेना चाह रहे हो तो एकता का परिचय दें, फायदा होगा। अब एक एनसीईआरटी की परिभाषा और बता देता हूँ, वो भी अच्छी परिभाषा है। बाकी तो ऐसे तो बहुत जनों ने लिखी है। एनसीईआरटी की एक परिभाषा है। एनसीईआरटी की परिभाषा क्या कहती है कि इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है। एनसीईआरटी कहती है कि इकाई जो है, इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है। क्या है? इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को संवेद रूप में ज्ञान प्रदान करती है। ये परिभाषा एनसीईआरटी ने दे रखी है कि इकाई जो है क्या, वो एक निर्देशात्मक युक्ति है, निर्देश देने वाली युक्ति है कि आपको पाठ्यक्रम कैसे करवाना है, बच्चों तक कैसे पहुंचाना है, बच्चों को पाठ्यक्रम कैसे पढ़ाया जाए। और उसमें कि उस युक्ति के द्वारा क्या कहा गया, छात्रों को संवेद रूप से ज्ञान प्रदान, मतलब इकाइयों में डिवाइड करके विषय वस्तु को और फिर ज्ञान जो है वो प्रदान करना पड़ेगा। तो ये परिभाषा भी आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाओं में से ये दोनों की दोनों। भाई एकता दिखानी पड़ेगी, रिस्क लेना है तो एकता का परिचय आपको देना होगा। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कि एक सेकंड, क्लास सही चल रही है ना? 1949, हाँ जी बिल्कुल सही चल रही। ठीक है, तो ये 2 परिभाषाएं हैं। मैं बीच में फिर पूछता रहूँगा, तब भी आप ध्यान रखें। चलिए साथ में बता देता हूँ। मॉरिसन जो है, ठीक है,
मॉरिसन की भी एक परिभाषा है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मॉरिसन ने के अनुसार इकाई विधि के चरण बता देता हूँ। मॉरिसन के अनुसार इकाई विधि के चरण, देखिए मॉरिसन ने इकाई विधि के चरण कौन से बताए हैं? सबसे पहला बताया है जांच। क्या बताया है? जांच। सबसे पहले जांचना पड़ेगा, है ना, जांचना, फिर प्रस्तुत करना। भाई आप कौन से विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उसको जांचिए, उसके बाद प्रस्तुत कीजिए। फिर आत्मीकरण, जो चरण दिए हैं मैं वो बता रहा हूं आपको, आत्मीकरण। फिर चौथा दिया है सुव्यवस्थीकरण, सुव्यवस्थीकरण। और पांचवा दिया है अभिव्यक्तिकरण, अभिव्यक्तिकरण। ये 5 चरण दिए हैं। किसने दिए हैं? मॉरिसन ने इकाई विधि के 5 चरण दिए हैं। भाई उसमें वो मॉरिसन जो है वो कहता भी यही है, मॉरिसन ने जो परिभाषा दी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कहता भी इसी तरह की इकाई वातावरण संगठित विज्ञान, कला या आचरण, जो क्या कहते हैं उसे, इकाई है वो वातावरण संगठित है ना, वो वातावरण संगठित है और विज्ञान, कला या आचरण का एक व्यापक या महत्वपूर्ण अंग है। व्यापक या महत्वपूर्ण अंग बताया है। तो ये परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ते हो तो आपको उस परिभाषा के द्वारा वो संकेत जो करता है वो इन चरणों की ओर संकेत करता है, ठीक है। और इसीलिए वो कहता है कि भाई जो क्या कहते हैं, इकाई वातावरण संगठित विज्ञान, कला या आचरण का एक महत्वपूर्ण अंग है, आचरण का एक व्यापक और महत्वपूर्ण अंग है, जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति में क्या आ जाता है? सामंजस्य आ जाता है। व्यक्ति जो होता है वो सामंजस्यवादी हो जाता है, जिससे क्या करता है भाई, जैसे हमने विषय को क्या किया, खंडों में बांटा और खंडों में बांट कर फिर उसे संगठित किया और संगठित करके फिर उसका अध्ययन या अध्यापन अपना करवाना स्टार्ट किया। तो वो कहता है जो शिक्षक होता है वो सामंजस्यवादी बन जाता है। और निश्चित रूप से इसी आधार पर वो होता है चरणों में। भाई हमने पहले जांच की, फिर प्रस्तुत किया, फिर आत्मीकरण, फिर सुव्यवस्थित, पूरे टॉपिक को सुव्यवस्थित किया और फिर उसकी अभिव्यक्ति करती। मैं फिर कह रहा हूँ ये विधि थोड़ी सी जो है मेरी द्वारा पढ़ाई की 15-16 विधियों में सबसे बोरिंग विधि मुझे ये लगी, लेकिन इसको मैंने कोशिश ये किया पूरा पॉइंटों में बांट दिया, ताकि अगर प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा। अब जो गुण दोष करवाऊंगा इससे बाहर प्रश्न जाएगा नहीं, आप ये भी निश्चिंत माने, ठीक है। क्या गुरुजी लाइव नहीं हुए, बोर हो जाऊँ मैं? बोर होने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर बोर हो गए ना तो रीट का एग्जाम 26 सितंबर को है, आम बन जाओगे, ध्यान रखना, है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको। चलिए देखिए, इकाई विधियों को लेकर भी क्लासेस काफ़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन अब 5-7 क्लासेस में शिक्षण विधियां कंप्लीट करके, क्यों मैंने सोचा सारी विधियां कराऊंगा, सारी का मतलब भी नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट जो विधियां हैं 3-4-5 और हैं वो करवा देते हैं 2-4 दिन में, और उसके बाद में हम शिक्षण कौशल वगैरह वो लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब गुण पढ़ते हैं इसके। और देखिए एक बात और बता दूं आपको, शिक्षण विधियों से जो क्या कहते हैं उसे थ्योरिकल मतलब कह सकते हैं, या फिर यूँ कहूँगा कि जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आएंगे ना वो इन गुण दोषों में से ही आएंगे। अगर आपको हर शिक्षण विधि के गुण दोष बेहतर, देखिए प्रवर्तक वगैरह, सन वगैरह ये तो याद होना आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ज़्यादा प्रश्न जो है वो गुण दोष अगर ढंग से पढ़ रखे हैं तो आपको उस विधि के बारे में 80% जानकारी है। तो इसीलिए किसी विधि के गुण दोष ध्यान से पढ़े। देखिए सबसे पहले प्रत्येक अध्याय को छोटी छोटी इकाइयों में बांटना पड़ेगा। इसमें क्या किया जाता है, प्रत्येक प्रत्येक अध्याय को छोटी छोटी इकाइयों में बांटना पड़ेगा। इकाइयों में बांटा जाता है कहीं ना कहीं। अब देखिए एक बात, देखिए क्या आया यहाँ, छोटी छोटी इकाइयों, वो वहाँ पर क्या था, बड़ी बड़ी इकाइयों, ठीक है। तो अब ये बल्कि सारी किताबों में 90% जगह आपको यही लिखा मिलेगा छोटी छोटी इकाई, और कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ सही है, लेकिन वो उसके डेफिनेशन में उन्होंने क्या कह रखा है, बड़ी बड़ी इकाई। तो ये भी हो सकता है कि वो मिसप्रिंट भी हो सकता है, होने में कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम हमेशा पढ़ते हैं कि भाई अध्याय जो होता है ना
वो बड़ा होता है, अध्याय बड़ा होता है, लेकिन बाद में उसे क्या करते हैं, छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है। हम हमेशा यही पढ़ते हैं, लेकिन डेफिनेशन में अगर बड़ी बड़ी इकाई लिख रखा है तो मैं उसे चेंज करना उचित नहीं समझता हूँ, इसलिए मैंने बता दिया कि छोटी छोटी इकाइयाँ में लिखा हुआ मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है, अध्याय से तो इकाई छोटी होती है, लेकिन खंड और भी छोटा होता है, और कई खंडों को मिलाकर थोड़ी इकाई बड़ी बनती है, फिर वो छोटी इकाई नहीं कही जाती। लेकिन चूंकि जब ज़्यादातर जगह अगर छोटी छोटी लिखा है तो हम इसी को फॉलो करेंगे। प्रत्येक अध्याय को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है। और उसके बाद में आज डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रही है थोड़ी सी। हाँ, प्रत्येक अध्याय को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है। उससे होता क्या है भाई, आपने बांट दिया, ठीक है, आपने बांट दिया, उससे होगा क्या, जो विषय वस्तु है, जिससे, यहाँ लिख देता हूँ पूरा, जिससे विषय वस्तु स्पष्ट हो जाती है, जिससे विषय वस्तु छात्रों में क्या होती है, वो स्पष्ट हो जाती है। तो ये इसका पहला गुण है, ठीक है। दूसरा एक क्या होता है कि छात्रों में विनम्रता, सहयोग, जैसे ये सारी चीज़ें उसमें नहीं थी, व्याख्यान विधि में चीज़ें नहीं थी। विनम्रता, सहयोग, धैर्य, सहनशीलता, है ना, जैसे गुणों का विकास होता है, जैसे गुणों का विकास होता है, जैसे गुणों का विकास होता है। तो ये भी दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता कि तीसरा ही होगा, छात्रों में योजना बनाने का, छात्रों में योजना बनाने का गुण उत्पन्न किया जाता है, गुण उत्पन्न किया जाता है। बिल्कुल सही है भाई, छात्रों को खुद को भी तो पता चले कि हम कैसे पढ़ते हैं। देखिए आप लोगों में भी तो यही तो सबसे बड़ी, यही तो हमें चीज़ नहीं आती है। क्या चीज़ कि सर पढ़े कैसे, समझ नहीं आता, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, ये समझ ही नहीं आ रहा। तो इसके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। छात्रों में योजना बनाने का जो गुण है वो उत्पन्न किया जा सकता है। साथ में क्या होगा, इससे एक खास बात होती है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है, ठीक है। इस प्रवृत्ति का विकास होता है, आदत का निर्माण होता है, एक ही बात है, ठीक है। यह विधि जो है विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के कौशल आपको पता ही है, कौशलों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करती है। तो ये भी इसका एक गुण है, ठीक है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, छात्र क्रियाशील रहते हैं। छात्र कैसे रहते हैं भाई, क्रियाशील रहते हैं। व्याख्यान विधि का ये दोस्त था, उसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं, है ना। और इसमें एक लास्ट, छात्र जो होते हैं, छात्रों की रुचि, योग्यता, छात्रों की रुचि, योग्यता व क्षमता का विकास होता है, क्षमता का विकास होता है। और एक और लिख लेते हैं, अगर नीचे सेट बैठ रहा है, हाँ जी एक और आ जाएगा, छात्रों की रुचि, योग्यता व क्षमता का विकास होता है। और लास्ट है 8वां, बच्चों के हृदय व मस्तिष्क, बच्चों के हृदय व मस्तिष्क को उत्तेजक करने वाली विधि है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उत्तेजक करने वाली विधि है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से ये सीधा प्रश्न बनता है, यहाँ ये सीधा प्रश्न बनता है कि कौन सी विधि बच्चों के, बालकों के हृदय व मस्तिष्क को उत्तेजक करती है ना। तो वो एकमात्र विधि है इकाई विधि। ध्यान रखें, बहुत अच्छा प्रश्न है
और एक विधि में एक दो ही अच्छे प्रश्न निकलते हैं, बाकी तो आपको सबको पता है। एच.सी. मॉरिसन का पता है, गेस्टाल्ट पर आधारित है, रिस्क की परिभाषा एकता रखनी है आपको, एनसीईआरटी कहती है निर्देशात्मक युक्ति है ना। तो ये चीज़ें तो अपने को रटनी पड़ेगी। लेकिन इस प्रकार की कोई लैंग्वेज, मैंने कहा ना गुण और दोषों से प्रश्न ज़्यादा निकलते हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न निकलता है जो अभी मैं ग्रुप में भी डालूंगा और जिसे देखकर काफ़ी जने इस वीडियो को देखेंगे भी, क्योंकि एक प्रश्न अगर बढ़िया निकला तो समझिए बहुत बढ़िया चीज़ है। बच्चों के हृदय व मस्तिष्क को उत्तेजक करने वाली विधि है। तो ये इसके गुण हो गए, ठीक है। एक है कि यह विधि जो है ना, यह विधि बालकों में, बालक जो होते हैं, एक बार रख देता हूं, है ना, बालकों में पूरक सामग्री, देखिए पूरक सामग्री, बालकों में पूरक सामग्री जो होती है ना के प्रयोग, पूरक सामग्री के प्रयोग की भावना उत्पन्न करती है, की भावना जो है ना को बढ़ाती है, या उत्पन्न बालकों में पूरक सामग्री के प्रयोग की भावना को बढ़ाती है, ये लिख देते हैं, ठीक है। ये एक ये और है, इसमें देखो दो प्रश्न निकल गए। कौन सी विधि बालकों में पूरक सामग्री के प्रयोग की भावना को बढ़ाती है? अरे भाई साहब बढ़िया बढ़िया चीज़ें बता दूंगा, 3-4 किताबों का सार दे रहा हूँ आपको, है ना। तो अब मैंने देखिए प्रत्येक अध्याय को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है, क्योंकि विषय वस्तु स्पष्ट हो जाती है, छात्रों में विनम्रता सहयोग की भावना विकसित होती है, योजना बनाने का गुण उत्पन्न किया जाता है, ये स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है, विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास के लिए भी प्राकृतिक परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है, छात्र क्रियाशील रहते हैं, छात्रों में रुचि योग्यता क्षमता का विकास होता है, बच्चों के हृदय व मस्तिष्क को उत्तेजक करने वाली विधि है, और बालकों में पूरक सामग्री के प्रयोग की भावना को भी विकसित करती है। तो देखिए मैंने काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी बता दी। अब मैं इसके अंतिम में आपको दोष बताता हूँ, और मैं शायद ये 2 प्रश्न आज ग्रुप में डालूंगा भी। देखते हैं कितने साथी जो हैं वो सही करते हैं, ये भी देखने में आएगा, है ना। देखिए जो आपको चीज़ें क्लियर बताई जा रही है ना, उन चीज़ों को, वीडियो चल रहा है ना सही, हाँ जी, उन चीज़ों को देखिए क्लियर तरीके से अगर आप याद करते रहोगे, शेड्यूल मत छोड़ना। आपको जो बताया हुआ है 5 से 6:30, 6:30 का मतलब मैंने अपना बताया है 5 से 6:30, तो आप अपने हिसाब से 4 से 5.5 किलो, 1.5 घंटा जो शिक्षण विधियाँ जो पढ़ रहे हो ना उसको छोड़ना मत, बल्कि इतनी गजब तरीके से करनी है शिक्षण विधियाँ कि एक भी प्रश्न गलत नहीं हो जाए। क्यों 15, 30 और 45-50 के करीब क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, यानी 50 नंबर का सवाल है, बात समझ रहे होंगे, 50 नंबर का सवाल है, 100 नंबर का एक तरफ पेपर है, यानी तीसरा हिस्सा शिक्षण विधियों का है, तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, बल्कि मनोविज्ञान भी इससे कम है, मनोविज्ञान का रोल भी इससे कम है। तो अब आप होशियार रहें, सावचेत रहें। हाँ जी, अब इसकी देखिए बहुत से इसके गुण निकलते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक विधि, अच्छा ये भी बता देता हूँ, चलिए देखिए यह एक क्या है, मनोवैज्ञानिक, ये भी इसका गुण ही है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है, साथ में ये बाल केंद्रित है, ये बाल केंद्रित विधि है। तो ये 2 बातें भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाल केंद्रित है, और इस विधि से बालकों में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये तो वो जो गुणों में आ गया, सहनशीलता वगैरह, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है और बाल केंद्रित विधि है, इस बात का भी आप ध्यान रखें, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अब बताता हूँ दोष, ये मिटा देता हूँ, मनोवैज्ञानिक विधि ध्यान रखना और बाल केंद्रित है। हाँ, अब इसमें दोष क्या है? दोष है पहला, समय का दुरुपयोग। भाई सिलेबस जो है ना, समय का दुरुपयोग होता है, पाठ्यक्रम जो है ना, वो समय पर पूरा नहीं होता, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता, पाठ्यक्रम जो है वो समय पर पूरा नहीं होता है। बस बात ये है, कुशल अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है भाई? कुशल अध्यापकों की। आप जैसे अध्यापकों की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए तो आपको ले रहे हैं। बस कुशल अध्यापकों की आवश्यकता, आप लोग जल्दी से जल्दी बस टीचर बन के आइए। कुशल अध्यापकों की आवश्यकता है, क्योंकि यह विधि बाल केंद्रित है, मनोवैज्ञानिक है, लेकिन साथ में इसका दोष है,
यह विधि यांत्रिक विधि है। कैसी है ये? इस विधि में यांत्रिकता अधिक है। यह विधि यांत्रिक अधिक है, सीधा लिख देता हूँ ना, यह विधि यांत्रिक अधिक है। यह भी अपने आप में बहुत है। और दूसरा, अब आ गया दोष, यह नीरस विधि है। बिल्कुल भी रस नहीं आया। ईमानदारी से बता दो, रस आया कि आपको? आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि ना सर आज ढंग से नहीं पढ़ा रहे, बल्कि इस विधि का दोष यही है कि यह क्या है? नीरस विधि है। ठीक है, हाँ, सीमित है। यह सीमित विधि है, मतलब एक क्राइटेरिया में बंधी हुई चलती है। अब बंधी हुई चलती है तो फिर इसमें उदाहरण भी अच्छे से नहीं आ पाते। नीरस विधि है, सीमित विधि है। और दूसरा, मौलिकता की नहीं, इसमें क्या है? मौलिकता नहीं है। इसमें मौलिकता की समाप्ति हो जाती है। भाई मौलिकता की समाप्ति तो होगी। क्यों होगी मौलिकता की समाप्ति? क्योंकि ये विधि यांत्रिक है। यांत्रिक विधि है तो मौलिकता तो है ही नहीं। और जब मौलिकता नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली ये विधि कैसी रहेगी? नीरस रहेगी, सीमित रहेगी। तो इस कारण से ये विधि ऐसी है, गुरुजी तो डंगरा ही पढ़ा हुआ है, पर ये विधि ऐसी है कि इसमें हम पढ़े क्या, है ना? समय का दुरुपयोग, पाठ्यक्रम जो है वो समय पर पूर्ण नहीं होता है, कुशल अध्यापकों की आवश्यकता है। यह विधि यांत्रिक अधिक है, यह नीरस विधि है, यह सीमित विधि है। लेकिन दोस्तों, लेकिन देखिए, दोषों को देखकर यह कह देना कि ये अनुचित विधि है, ये भी गलत बात है। ठीक है, ये आधुनिक समय की, चलिए मैं लिख देता हूं। देखिए, आधुनिक जो प्रचलित विधियां हैं, आधुनिक प्रचलित सभी नवीन विधियों में महत्वपूर्ण विधि यही है। महत्वपूर्ण है, मनोवैज्ञानिक है और व्यावहारिक है। अब एक चीज समझ नहीं आई, ये लिख दिया किताब में, ये लिख दिया जो चीज यांत्रिक है वो व्यवहारिक कैसे हो सकती है? अब ये चीजें आती है, गुरुजी गलत नहीं पढ़ाते, किताबों में आती है। भाई आधुनिक, एक तरफ इसका दोष बताया जा रहा है, भाई यांत्रिक इसका मतलब सैद्धांतिक होना चाहिए, लेकिन एक तरफ ये कह रहा है आधुनिक प्रचलित सभी नवीन विधियों में महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण है, मनोवैज्ञानिक है, लेकिन व्यवहारिक भी है। तो जो व्यवहारिक है वो यांत्रिक कैसे हो सकती है? ये प्रश्न मेरे मन में भी उठता है। लेकिन ध्यान रखें, यांत्रिकता इसका एक दोष जरूर है, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा व्यवहार में आने वाली यही विधि है। और इस विधि से कहीं ना कहीं बालकों को, क्योंकि केवल दोष देखने से थोड़ी होगा, हम गुण भी तो पढ़ के आए हैं इसके। व्यवहार में इस विधि का जब प्रयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से संपूर्ण ज्ञान बालकों तक पहुंचता है। और यही कारण है कि इस विधि को आधुनिक प्रचलित विधियों में सबसे ज्यादा इज्जत प्राप्त है। ये सामान्य विधि कहलाती है ना। लेकिन इसका एक दोष और भी है, मैं लिख देता हूं, एक दो दोष और बता देता हूं। देखिए कि इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। ये हम पहले भी पढ़ते आए हैं, पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। और साथ में एक और है, इस विधि का प्रयोग सभी विषयों हेतु नहीं हो सकता। तो भाई नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, सही। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? हम तो हिंदी के लिए पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में और बात खत्म। तो ये दोष भी है, एक तो पाठ्य पुस्तकों का अभाव है और एक इसका प्रयोग सभी विषयों के लिए नहीं हो सकता। बात समझ आ गई? तो ये इसके दोष हैं। ये इसके क्या हैं दोस्तों? दोष हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपके क्लियर हुए होंगे। और एक बार नोट्स जरूर पढ़ना, बहुत शानदार लिखे हैं मैंने। और गिरधर जी जैसे कहते हैं राइटिंग साफ, तो राइटिंग भी साफ लिखने का प्रयास किया है। अब आपको 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा इस विधि के, 2-3 प्रश्न बताऊंगा कि कौन से प्रश्न आ सकते। देखिए सबसे पहले इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, इस विधि के सोपान जो होते हैं, सोपानों को क्रमानुसार सेट कीजिए। क्रमानुसार लगा हुआ है ना, तो देखिए मैं क्रमानुसार लगा देता हूं। कैसे होगा?
सबसे पहले अनुसंधान, फिर प्रस्तुतिकरण, ठीक है, अनुसंधान, प्रस्तुतिकरण, क्रियान्विति, क्रियान्विति, ये लीजिए। अब चौथा आप बताइए किसको आता है? अनुसंधान, प्रस्तुतिकरण, क्रियान्विति, और अंतिम कौन सा है? अंतिम विकास है कथन। तो याद रखना, ये इसका क्रम जरूर याद रखें, क्योंकि ये क्रम जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड वगैरह में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। हाँ, एक बात और कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग जो हुआ था ना, इस विधि का प्रयोग 1920 में हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग कब हुआ था भाई? 1920 में हुआ था। ये भी बात ध्यान रखने लायक है, ठीक है। और एक तो ये इसका सोपान है, ठीक है। एक इस विषय वस्तु की व्यवहारिकता का सोपान देखिए, ये इस तरह लिख देता हूं, ठीक है। विषय वस्तु जो होती है ना, हम पढ़ते हैं विषय वस्तु की जो व्यवहारिकता है वो 3 व्यावहारिकता है ना, उसके भी 3 सोपान हैं, वो भी ध्यान रखें, क्रम से सेट कर लें। क्रम क्या होगा? प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, और तीसरा मूल्यांकन। तो ये दोनों क्रम जो है ना, याद रखें, अनुसंधान, प्रस्तुतिकरण, क्रियान्विति, कथन, ठीक, इस विधि का सोपान पूरा क्रमानुसार है, ठीक है। और ये विषय वस्तु की व्यवहारिकता को लेकर इस विधि का ही सोपान है, तो इसमें प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण और फिर मूल्यांकन, ये रहेगा, ठीक है। अब देखिए, इकाई के प्रकार जो होते हैं वो 2 प्रकार की इकाई होती है, ये आप किताबों में पढ़ रखे हैं, इसमें कोई मुझे विशेष नहीं लगा, तो इस चीज़ को मैं यहाँ क्लास में तो नहीं बता रहा, लेकिन मेरे नोट्स में लिखी हुई है। जो बातें मैंने बताई है ये इतनी ही एग्जाम में आने के लायक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब मैं 1 घंटे की क्लास अगर लंबी खींचूं तो उसका कोई मतलब नहीं है। जितना आपके काम की चीज़ है मैंने सारी आपको बता दी है, बाकी कुछ 2-4 चीज़ें रह जाती है तो वो आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। नोट्स बल्कि ज़्यादा है, और मैं यहाँ पे विशेष जो चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं वो चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये विधि नीरस जरूर थी, लेकिन हमें कुछ प्रश्न मिले हैं और आपको पढ़ने में भी आनंद आया होगा। और जो नए साथी हैं उनका तो देखिए, मैं कहूँगा कि थोड़ा रेगुलर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ बेस्ट करवाने का प्रयास है, और सिलेक्शन भी होंगे आपके, यही उम्मीद करता हूँ। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ संध्या। रात को 9 बजे टेस्ट है, उसके लिए तैयार रहें, और कल की डेट में आपको एक उपसर्ग की नेक्स्ट 3री क्लास मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।